Student, today we are starting important chapter of chemistry, chapter 7, P block elements. P block elements have general electronic configuration NS2, NP 1 to 6. Now we know that periodic table have 4 blocks: S block, D block, P block and F block. Now group 13 to ग्रुप 18 आर इन पी ब्लॉक. ठीक है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद होंगे ही ना, कौन कौन से थे? ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिटाइन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन एंड रेडन ना. तो ये सब हमको पता है पहले से. इसमें से हमने 13th एंड 14th ग्रुप को क्लास 11 में पढ़ लिया था. ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में कौन कौन से ग्रुप है? 15, 16, 17 एंड 18. ठीक है, हम 1 by 1 सारे ग्रुप की स्टडी करेंगे. आज हम किसकी स्टार्ट करेंगे? 15 ग्रुप. कौन है? नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है, तो हमको स्टार्ट करना है ग्रुप 15. कौन कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड क्या नाम है एक क्लास? मॉस्कोनियम ना. वो रेडियो एक्टिव है, उसकी स्टडी हम नहीं करेंगे. हमको पता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स है. ठीक है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या है? मेटलोइड्स है. और बिस्मिथ क्या हमारी? मेटल है. ठीक है, ये हमारा बेसिक आइडिया. इनके बाद हमको याद है ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP3 होता है. ठीक है, आप लिख के देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3. ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में आप देखिए क्या है? 2. तो नाइट्रोजन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड से. और इसकी पावर में आप 12 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रुप मिल जाएगा. ठीक है, 3 + 12 15. तो ग्रुप कौन सा है इसका? 15 ग्रुप है. ओके, चलो देन बात करते हैं ऑकरेंस की कि ये हमको नेचर में कहाँ मिलते हैं. सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन किस में मिलता है? गैस फॉर्म में है. एटमॉस्फेयर का अराउंड 78% गैस कौन सी है? नाइट्रोजन. इसके अलावा नाइट्रोजन कहाँ मिलता है? नाइट्रोजन हमारी अर्थ क्रस्ट में मिलता है. ठीक है, कुछ कंपाउंड्स है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट ना. इसका नाम है क्या नाम है? चिली सॉल्ट पीटरे. और इसका नाम है इंडियन सॉल्ट पीटरे. फॉर्मूला याद कर लेना, 1 मार्क्स में कभी भी पूछ सकता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारा फॉस्फोरस. फॉस्फोरस आप जानते हो, बायो के स्टूडेंट हो, बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है ना. सेल्स में मिलता है ये. इसके अलावा हमारी बोन्स में होता है. ठीक है, सोर्स क्या है इसके? नॉन वेज एग सोर्स है. ठीक है ना, सुनाई दे रहा है सबको? हमने बोला फॉस्फोरस बायोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है. ये हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और बोन्स में प्रेजेंट होता है. सोर्स क्या है इसका? कहाँ से मिलता है हमको? ये एग और नॉन वेज से. ठीक है ना, इसके अलावा भी हो सकता है कुछ सोर्स होगा, बुक देख लेना. अच्छा, इसके अलावा नेचर में फॉस्फोरस ओर्स में मिलता है. ठीक है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है. एक कैटेगरी है एपिटाइट, ऐसे कुछ नाम होगा. ठीक है, फॉर्मूला होता है Ca9 PO4 होल 6 डॉट CaX2. ठीक है ना, इस फैमिली का नाम है क्या? एपिटाइट. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो एपिटाइट. ठीक है, क्लोरीन लगा देंगे तो क्लोरो एपिटाइट. इसमें भी क्या मिल रहा है आपको? फॉस्फोरस मिल रहा है. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स में आपको क्या मिलता है? फॉस्फोरस मिलता है. इसके बाद जो है आर्सेनिक, एंटीमनी,
ये सब भी क्या है, इनके भी ओर्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। नॉर्मली कौन से और मिलते हैं इनके, सल्फाइड और मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर्सेनिक पे चार्ज +3, सल्फर पे -2, ये फॉर्मूला हो जाएगा AS2S3। कुछ दिन पहले ये फॉर्मूला देखा है हमने ना, इसका फॉर्मूला सेम हो जाएगा Sb2S3, ठीक है। तो ये इनकी कुछ ऑकरेंस है जिसमें जो जो नाम है उनके फॉर्मूले हो सके तो बाई हार्ट कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, नहीं तो 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है या इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपको याद होगा 15th ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np3, जिसमें जो हमारी p सबसेल है ना, वो क्या है, हाफ फील्ड है। और हमको याद है हाफ फील्ड सबसेल कैसी होती थी, स्टेबल होती थी, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बच्चों, तो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है, साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है, तो साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। कंपेयर टू नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जाओगे तो साइज में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा कंपेयर टू आर्सेनिक से जब आप किस में मूव करोगे, एंटीमनी में, ठीक है। यहाँ इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू आर्सेनिक से एंटीमनी, क्योंकि यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल अनअवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपके डी सबसेल्स नहीं होती है, जबकि यहाँ क्या है, डी सबसेल्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में होगा। बात समझे, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने क्लास 11 में बोला था, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। याद है ना आपको ना, क्या बोला हमने, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। शॉर्ट में बोले तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा IH, H सिंबल है किसका, एंथैल्पी का, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो इफ जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। आप मुझे बताइए कि किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा, एक छोटे एटम से या एक एटम जिसका साइज बड़ा है, बड़ा ना। तो इन एनर्जी कहाँ कम लगेगी, बड़े वाले में। तो हम बोल सकते हैं जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलो अच्छा, एक चीज़ और, 14th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी, किस कौन से ग्रुप की, ओ सॉरी हमारा ग्रुप कौन सा चल रहा है, 15th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, 14th एंड 16th ग्रुप से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, टफ होगा ना, जबकि यहाँ तो कोई स्टेबल है नहीं, क्या है NS2 Np2 और यहाँ क्या है NS2 Np4 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो आपको याद रखना है 15th ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है 14 एंड 16 ग्रुप के कंपेयर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है। बात समझे, मान लो 3 एलिमेंट को कंपेयर करना है, कौन कौन से आए, नाइट्रोजन, इससे पहले कौन है हमारा, कार्बन, और इसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमको याद है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। तो वैसे भी पता था कि कार्बन की तो कम होगी किससे, नाइट्रोजन से, बट ऑक्सीजन की भी कम होगी किससे, नाइट्रोजन से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है P3 और इसका क्या है P4 है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा।
देन बात करते हैं इफ़ हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, इफ़ हमने ए से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो क्या बन जाएगा ए प्लस। इस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इफ यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा A2 प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा A3 प्लस, इसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो जा रहा है, साइज क्या हो जा रहा है कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे साइज क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, और छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। समझे, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसका साइज छोटा होगा या जिसका साइज बड़ा होगा? छोटा वाला। क्यों? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होगा पास में होगा ना, जितना सामने होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस जितनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम बात समझ गए हैं, इफ साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन हमारा एंटीमोनी और देन लास्ट में बिस्मथ। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कुछ कुछ बता ही दी हमने। क्या बता दिया कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या होती है नॉन मेटल होती है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या होती है मेटलॉइड्स होते हैं, एंड बिस्मथ क्या हमारा मेटल है ना। चलो, इसके अलावा हमको पता है जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज होगा, बट सेम मेल्टिंग पॉइंट के साथ नहीं होता है। ठीक है, हम मूव तो कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, पर जब हम नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मूव करते हैं तब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, और आर्सेनिक से जब हम बिस्मथ तक जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट फिर से क्या होगा डिक्रीज होगा। ठीक है, बात समझे, ऐसा होता है, याद करना है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और देन मेल्टिंग पॉइंट वापस से क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि मास इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना, हाँ बोलो। मेल्टिंग पॉइंट, नाइट्रोजन से आर्सेनिक जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और आर्सेनिक से जब नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट वापस से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी पे, कि पैकिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, तो उसका मास से ज़्यादा कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, तो ये स्टार्ट में इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक और बात सुनो, नाइट्रोजन नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। आपने देखा होगा नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है N2 होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा होंगे। जैसे फॉस्फोरस हमको P4 में मिलता है। ठीक है, बात समझे, ये नेचर में किस फॉर्म में मिलता है नाइट्रोजन डाई एटॉमिक में, बाकी जितने भी है वो सब क्या मिलते हैं पॉली एटॉमिक फॉर्म में। अच्छा, नाइट्रोजन के शायद कोई भी एलोट्रोप्स नहीं है। ठीक है, बाकी किस है मान लो नीचे वालों के। ठीक है, एलोट्रोप्स समझते हो ना? हाँ ठीक है, हाँ एलोट्रोप्स मतलब जो कंपाउंड हमारा सेम एलिमेंट से बना है बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पढ़े हैं हमने, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। वो तीनों चीज़ें किससे बनी थी? ओनली कार्बन से बनी थी। ठीक है,
बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, ठीक है। सेम फॉस्फोरस में होता है, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है ना। बट नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता, वाइट नाइट्रोजन, ब्लैक नाइट्रोजन, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन के कोई एलोट्रॉप्स नहीं है नेचर में, ठीक है। यहाँ से अब कहानी स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको? केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तो ख़त्म किया है, सो रही थी क्या ना। क्या पढ़ना है हमको? केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको याद होगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 15 ग्रुप का NH2 NP3, ठीक है। तो इनके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 5 ना। आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। तो ऑक्टेट रूल बोलते हैं आउटर में कितने होने चाहिए? 8। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? तो इन पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? -3। या ये क्या करे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। इफ़ इन्होंने P के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इस पे चार्ज आ जाएगा +3, और इफ़ इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो क्या चार्ज आ जाएगा? +5। तो इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 एंड +5 होती है, ठीक है। बात करते हैं इनकी स्टेट्स की स्टेबिलिटी की। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो -3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो -3 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज स्टेबल है, बट बिस्मिथ में -3 चार्ज स्टेबल नहीं है। क्यों? जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे थे ना, तो साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो बड़ा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हमको पता है नीचे मेटल थी, ऊपर में नॉन मेटल थी। नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। तो बिस्मिथ नॉर्मली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो -3 चार्ज कहाँ स्टेबल है? ऊपर में। ऊपर में मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। बात समझे? समझ गए होगे। देन हम बात करते हैं, जब हम एक चीज़ हमने पढ़ी थी क्लास 11 में, मुझे नहीं याद है, तुम लोगों को याद होगी क्या? ठीक है, मुझे लगता ही नहीं याद होगी, ठीक है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद है? याद है? जैसे सांप आके सूंघ गए हो, कुछ याद नहीं रहता तुम लोगों को, ठीक है। चलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि एक वर्ड हमने बोला था क्लास 11 में, पेनिट्रेशन। हमने बताया था कि S की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है कंपेयर टू P, मतलब S न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है कंपेयर टू P। जब एटम छोटा होता है तो इनमें ज़्यादा कोई डिस्टेंस होती नहीं है, ठीक है। जब एटम क्या है? छोटा है, तब कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। जहाँ S है वहीं क्या है? P है। बट जब एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है तब ये इफेक्ट मेनली काम करता है, ठीक है। अब हो गया क्या? जब आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे? P से, S से नहीं होंगे, क्योंकि S क्या है? न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर है, ठीक है। बात समझे? तो इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये कब लगता है? जब एटम क्या होता है? बड़ा होता है। तो सेम बिस्मिथ है, मान लो टॉप टू बॉटम गए तो साइज इंक्रीज हो रहा है। बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या होगा? S2P3 होगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन इसको जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का ट्राई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे? P से होंगे, ठीक है, S से नहीं होंगे, ठीक है। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इफ मेरे से कोई पूछे कि सर +5 की स्टेबिलिटी बताए, ठीक है, तो हम बताएंगे +5 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और सेम हम इफ हमसे पूछे कि +3 की स्टेबिलिटी बताओ, तो नीचे जाने से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये इफेक्ट ये बोलता है जब साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे? P से रिमूव होंगे। S क्या हो जाएगा आपके लिए? इनर्ट बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ कि Bi किस में स्टेबल है? +3 में कंपेयर टू +5, ठीक है। नॉर्मली नेचर में Bi +5 के कंपाउंड नहीं मिलते, रेयरली मिलते हैं। एक दो कंपाउंड है एग्जाम्पल के लिए जिसमें Bi +5 में होता है, BiF5 +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज है इसका, ठीक है। हाँ, बात समझे? +5 क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमने 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए,
हैं, समझे? बिस्मिथ में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? +3। क्यों? क्योंकि यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इनर्ट है। ठीक है, बात समझे? चलो ठीक है, नाइट्रोजन की कहानी पे आते हैं नाइट्रोजन पे। अब कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी नहीं समझ आ रहा, ठीक है ना? बाकी तो हम भयंकर इजी चीज़ पढ़ा रहे हैं, भयंकर इजी, ठीक है ना? हर किसी को समझ आ ही जाएगा। अब कोई सोच के ही बैठा है कि ना समझ आए तो उसको तो नहीं आएगा ना। चलो, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन की ना। मैंने बोला नाइट्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो सिमिलर थी, कौन कौन सी? -3, +3 एंड +5, ठीक है, -3, +3 एंड +5। इसके अलावा भी नाइट्रोजन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। कौन कौन सी? +1, +2 एंड +4, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ी -3, +3 एंड +5, ये ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ठीक है। नाइट्रोजन ये भी शो करेगा +1, +2 एंड +4, बात समझे? चलो, अब नाइट्रोजन की बात कहानी आती है। नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हेलोजन के साथ नहीं करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ शो करेगा, हेलोजन के साथ नहीं करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये नाइट्रोजन +5 वाले कंपाउंड बनेगा, N2O5 बनेगा, ठीक है। बट यहाँ आपको सॉरी, नाइट्रोजन की बात हो रही थी ना, NF5 नहीं मिलेगा, NCl5 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ शो करेगा और ये नहीं करेगा, बात समझे? अभी बताएंगे क्यों नहीं करेगा, ठीक है, रीजन अभी बताया जाएगा। अभी के लिए हाँ बोलो। हाँ, दोनों +5। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, पर हेलोजन के साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। क्यों? देखते हैं, कहानी पे आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन नंबर 7 ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? 1s2 2s2 2p3, ठीक है। एस के आउटर में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, पी में 3 ना। क्या यहाँ पे डी होता है? 2d होता है क्या? 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो कर सकता है? ये मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो कर सकता है। कितनी कोवैलेंसी शो कर सकता है? मैक्सिमम 4। अभी तो कितना करेगा? 3। एक बॉन्ड यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अभी तो क्या कितना करेगा? 3 ही करेगा, बट 4 शो कर सकता है, क्योंकि आउटर में कितने ऑर्बिटल्स है हमारे पास? 4 ऑर्बिटल्स है। कैसे? बाई चांस नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया +1 आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 ना, 2s2 और 2p2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। अब आप देखेंगे एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, पी में 2, ठीक है। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ध्यान रखना 2s से 2p में जंप हो सकता है, क्योंकि दोनों सेल सेम है, पर 1s से 2p में जंप नहीं होगा। अब यहाँ ऑर्बिटल खाली है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? जंप हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 4। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 5 नहीं बना सकता है, हिम्मत ही नहीं है उसके पास, ठीक है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। रीजन लिख लेना है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ना। स्पेलिंग तुम जानते हो, समझदार बच्चे हो, लिख लोगे ना, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बात करते हैं हम फॉस्फोरस की, ठीक है। इसके नीचे जो भी है, इन सबके पास डी ऑर्बिटल्स है, वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं ना। वो PCl5 बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है फॉस्फोरस को बनाने में, ठीक है, पर नाइट्रोजन नहीं बना पाता। देखते हैं कैसे, देखें, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस ना, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ही लिख ही दोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3,
3। क्या 3D होता है? होता है। 3D में क्या दिक्कत है ना, बस इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2D होता ही नहीं है। वहाँ 3D कितना है? 0 है। हमको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, P में कितने हैं, 3 ना, और D में कितने हैं, 0 है ना। अभी ये कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ जंप हो गया ना, क्योंकि ये भी थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल है। अब कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है, ये 6 भी बना सकता है, इसका मन चले तो, ठीक है। PF6 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो। वैसे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा फिर जंप होके यहाँ आएगा, ठीक है। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है। फॉस्फोरस अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। वैलेंसी एक्सपेंड हो सकती है फॉस्फोरस में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उसके पास d ऑर्बिटल है। पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी है, 4 है। d ऑर्बिटल नहीं है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। 4 भी तब बनाएगा जब उसके पास प्लस चार्ज होगा। नॉर्मली वो NH3 बनाता है, बट इफ नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया चार्ज तो NH4 प्लस बन जाएगा। बात समझे ना? हाँ ना, बाकी समझ आ रहा है ना? हाँ, बैंकर सिंपल चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ आएगा ही। कुछ बच्चे होते हैं वो घर से ही सोच के आते हैं आज नहीं समझना है, आज सर कुछ भी कर ले, हमको समझा के बताए ना। हमने बताया नाइट्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट और शो कर सकता है, +1 +2 +4 ना। इससे अलावा हमने बताया था ग्रुप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -3 +3 +5। मतलब नाइट्रोजन ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, बट हमने बताया +5 ओनली किसके साथ शो करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अच्छा, जब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +4 के बीच होती है, ठीक है, ये 1 है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। किसके बीच होती है, +1 से +4 के बीच होती है, तो वो एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। एसिडिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन देता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। मतलब याद नहीं है, लाइक को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमने क्लास 11 में बताई थी रेडॉक्स रिएक्शन में, फिर भी सुनो वापस से। क्या? हाँ, इफ सेम एलिमेंट का लिख लेना, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बुक देखो। हाँ, हमने बोला इफ सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। इफ सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। एग्जांपल देखो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल HNO2, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अरे क्या है तुम बताओ ना कैलकुलेट करके, मुझे पूछ रहे हो। मान लो नाइट्रोजन X, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, ऑक्सीजन -2, तो 2 का -4 = 0, X = कितना आएगा, +3, ठीक है। तो हाँ, क्या ये +1 से +4 के बीच में है ना, तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बन जाएगा। HNO3 साथ में पानी और साथ में NO, ठीक है। बैलेंस करवा सकते हो, यहाँ 3 यहाँ 2, हाँ हो गया बैलेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ चेक करो +5 आएगा और यहाँ चेक करो +2 आएगा। तो +3 से +5 गए तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ +3 से +2 गए तो क्या हुआ है, रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, नाइट्रोजन का। किसका रिडक्शन हुआ है, नाइट्रोजन का। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझे बात को, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम का रिडक्शन। अच्छा, एक और कहानी जान लेते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन के लिए बताया, वैसे ही फॉस्फोरस भी +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। बाकी तो करेगा -3 +3 एंड +5 तो करेगा। उसके अलावा कौन कौन सी शो कर सकता है, +1 एंड +4। ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा। कोई सा भी मीडियम हो, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। बेसिक मीडियम को हम एल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं ना। इसमें ये कैसी रिएक्शन देगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, ठीक है।
और जब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा तो इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 एंड -3 हो जाएगा। चाहे मीडियम आपका एसिडिक मीडियम हो, चाहे आपका बेसिक मीडियम हो, एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम हो, ठीक है। ये दोनों मीडियम में कैसी रिएक्शन देता है? डिस्प्रोपोर्शनेट। जबकि नाइट्रोजन के लिए हमने बताया कौन से मीडियम में रिएक्शन देता है? एसिडिक। ये पहले खुद ही एसिड था, HNO2 तो खुद एसिड ही है, ठीक है। तो जब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में यहाँ क्या बनाता है? +5 एंड +2 अलग भी बन सकता है, बट यहाँ फॉस्फोरस का फिक्स है, वो कौन किस किस में चेंज होगा? +5 एंड -3। बात समझे? कोई डाउट नहीं है? आज के लिए बस इतना ही बहुत हो गया।